नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतिका शर्मा। आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। एलएसी पर जारी तनाव के बीच शुक्रवार को लद्दाख जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सेना अध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे भी होंगे साथ। सीमा पर सुरक्षा की करेंगे समीक्षा। पीएम मोदी ने चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो को छोड़ा। चीनी कंपनियों के हाईवे प्रोजेक्ट लेने पर लगी रोक। वहीं बीएसएनएल और एमटीएनएल ने रद्द किया 4G का टेंडर। रामदेव का नया दावा, कहा कोरोनिल पर आयुष मंत्रालय को कोई आपत्ति नहीं, अब देश भर में बेचेंगे दवा। कल कहा था कोरोनिल सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ाने की दवा। वहीं गुरुवार को मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल का होगा विस्तार। दिल्ली से भोपाल लौटने के बाद बोले शिवराज। और फिलहाल 5 मंत्रियों के भरोसे चल रही है सरकार। और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को खाली करना होगा सरकारी बंगला। आवास और शहरी मंत्रालय ने जारी किया लेटर। 1 अगस्त तक आवास नहीं छोड़ने पर देना होगा जुर्माना। तो पूर्वी लद्दाख में गलवान के पास वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी तनाव के बीच शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ले जाएंगे। रक्षा मंत्री के साथ सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीमा पर सुरक्षा की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। और इससे पहले थल सेना अध्यक्ष जनरल नरवणे 2 बार लद्दाख जा चुके हैं। नरवणे गलवान में हुई झड़प में घायल सैनिकों से मिले थे और फ्रंट पर जाकर सैनिकों को सम्मानित भी किया था। और वहीं चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने पूर्वी लद्दाख सेक्टर के पास एलएसी पर 20,000 से अधिक सैनिकों को तैनात किया है, जिसके बाद भारत अलर्ट हो गया है। भारत शिनजियांग में तैनात 10,000 से ज्यादा चीनी सैनिकों की गतिविधियों पर करीब से नजर बनाए हुए है। सूत्रों के मुताबिक चीनी सेना ने पूर्वी लद्दाख सेक्टर में एलएसी के पास लगभग 2 डिवीजनों की तैनाती की है। और इसके अलावा चीन ने एक और टुकड़ी यानी 10,000 सैनिकों को उत्तरी शिनजियांग प्रांत में तैनात किया है, जो लगभग 1,000 किलोमीटर की दूरी पर है। भारत और चीन 6 सप्ताह से अधिक समय से कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर बात कर रहे हैं, लेकिन इस मोर्चे पर चीन की ओर से सैनिकों की संख्या या फिर हथियारों में कोई कमी नहीं आई है। सूत्रों के मुताबिक तिब्बत क्षेत्र में चीन की तरफ से आमतौर पर 2 टुकड़ियां होती हैं, लेकिन इस बार उन्होंने भारतीय चौकियों से करीब 2,000 किलोमीटर दूर 2 और टुकड़ियां तैनात की हैं। वहीं चीन ने भारत के साथ जारी सीमा विवाद के बीच पेंगोंग झील के पास विवादित इलाकों में सैकड़ों टेंट गाड़ दिए हैं। साथ ही चीन के सैनिकों ने इलाके में चीनी भाषा में एक खास चिन्ह और चीन का एक विशाल नक्शा भी बनाया है। नक्शे में चीन ने इस इलाके को चीन ने अपना हिस्सा बताया है। जमीन पर मैंडरिन भाषा का चिन्ह और अपना नक्शा चीन ने फिंगर 4 और फिंगर 5 के बीच बनाए हैं। आपको बता दें, ये लंबाई में 81 मीटर और चौड़ाई में 25 मीटर है। सैटेलाइट तस्वीरों की मदद से इसे आसानी से देखा जा सकता है। सैटेलाइट से सामने आई तस्वीरों में इस इलाके में शेल्टर्स, अलग अलग आकार के टेंट और पहले से बनाए गए हट दिखाई दे रहे हैं। चाइना अपने पुराने नक्शों के आधार पर भारत समेत कई मुल्कों की ज़मीन को अपने हिस्से की दिखाता है। जो कल जो नक्शा जारी किया है, ये उसी का असर है। वहीं भारत और चीन के जारी तनाव के बीच चीनी कंपनियों का बहिष्कार जारी है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने कहा कि भारत के हाईवे प्रोजेक्ट में चीन की कंपनियां शामिल नहीं हो पाएंगी। अगर वो किसी भारतीय या फिर अन्य कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर बनाकर भी बोली लगाती है तो भी उन्हें शामिल नहीं किया जाएगा। वहीं भारत ने चीन को एक और झटका दिया है। बीएसएनएल और एमटीएनएल ने अपना 4G टेंडर रद्द कर दिया है। अब दोबारा नया टेंडर जारी किया जाएगा। सरकार ने बीएसएनएल और एमटीएनएल को चीन की कंपनियों से सामान ना खरीदने का निर्देश दिया था, जिसके बाद टेंडर को निरस्त कर दिया गया है। अब नए टेंडर में मेक इन इंडिया और भारतीय टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहन देने वाली के लिए नए प्रावधान होंगे। वहीं बता दें कि बीएसएनएल और एमटीएनएल पर सबसे अधिक चीनी प्रोडक्ट्स खरीदने का आरोप लगा था और इसके बाद सरकार ने निर्देश जारी किया था कि सरकारी कंपनियां चीन की कंपनियों से सामान खरीदने से परहेज करें। और कोरोना संकट के बीच चीन को झटके पर झटके लग रहे हैं। पहले भारत ने 59 चीनी ऐप्स को बैन कर दिया था और अब अमेरिका ने भी बड़ा कदम उठाया है।
अमेरिकी सरकार ने चीन की 2 कंपनियां यानी हुआई टेक्नोलॉजी और ZTE कॉर्प को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। साथ ही अब अमेरिका में इन दोनों कंपनियों पर कारोबार करने से बैन लगा दिया गया है। अमेरिकी सरकार ने इन कंपनियों से करार भी किया हुआ है और इसमें $8.3 बिलियन का सामान खरीदना था, लेकिन अब इस पर भी रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि भारत में भी हुआई पर संकट बरकरार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाइनीज ऐप वीबो से अपना अकाउंट डिलीट कर दिया है और भारत में जैसे ट्विटर है वैसे ही चीन का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वीबो, जिससे साल 2015 से पीएम मोदी जुड़े हुए थे और उस पर करीब उनके 2.5 लाख फॉलोअर्स थे। पीएम मोदी ने वीबो पर 115 पोस्ट किए थे, जिसमें से 113 पोस्ट को डिलीट कर दिया गया है। दरअसल भारत सरकार ने चीन के 59 ऐप्स पर पाबंदी लगा दी थी और उसमें से एक वीबो भी है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या पीएम मोदी वीबो को छोड़ेंगे, जिसके बाद पीएम मोदी ने वीबो को छोड़ दिया है। वहीं चीन से देश की कारोबारी नीतियों का खुलासा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई है। याचिका में मांग की गई है कि जारी तनाव के बीच सरकार चीन से व्यापारिक नीतियों का खुलासा करे। साथ ही याचिका में अडानी समूह और चीनी कंपनियों के बीच हुए समझौते रद्द करने की मांग की गई है। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार और चीनी कंपनियों के बीच MOU रद्द करने की भी याचिका में मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील ओम प्रकाश परिहर ने कोर्ट में ये याचिका दाखिल की है। दरअसल गलवान घाटी में 15 जून की रात हुई हिंसक झड़प में 20 जवान शहीद हो गए थे और जिसके बाद चीन और भारत के बीच लगातार तनाव जारी है। साथ ही चीन से व्यापारिक रिश्ते लगातार खत्म करने की मांग हो रही है। सरकार ने चीन की 59 ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है और इसके अलावा रेलवे समेत कई राज्य सरकार ने चीन के प्रोजेक्ट्स रद्द कर दिए हैं। और वहीं चीनी उत्पादों के खिलाफ देश भर में मुहिम चल रही है। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने ई-कॉमर्स वेबसाइट कंपनियों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि ई-कॉमर्स कंपनियां अपने वेबसाइट के जरिए बेचे जाने वाले प्रोडक्ट्स पर निर्माण करने वाली कंपनियों का नाम लिखे। कोर्ट ने नोटिस फ्लिपकार्ट, UOI, अमेजॉन और दूसरी ई-कॉमर्स कंपनियों को जारी किया है। बढ़ते हैं आगे। कोरोनिल पर रामदेव की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए नैनीताल हाई कोर्ट ने रामदेव, दिव्य फार्मेसी, निम्स यूनिवर्सिटी के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस भेजा है। दरअसल रामदेव की दवा कंपनी की बनाई दवा कोरोनिल पर रोक लगाने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल हुई थी। रामदेव ने कोरोनिल को लॉन्च करते समय दावा किया था कि उनकी इस दवा से कोरोना 100% ठीक हो जाता है। और वहीं रामदेव अपनी दवा कंपनी की बनाई नई दवा कोरोनिल को लेकर रोज नए दावे करते रहते हैं। अब वो कह रहे हैं कि आयुष मंत्रालय ने कोरोनिल की तारीफ की है। रामदेव ने यह दावा भी किया है कि कोरोनिल बनाने में क्लिनिकल ट्रायल और रजिस्ट्रेशन दोनों के नियमों का पालन किया गया है। रामदेव की दवा कंपनी पतंजलि ने पहले तो कोरोनिल को कोरोना की दवा बताकर लॉन्च किया, लेकिन जब आयुष मंत्रालय और उत्तराखंड सरकार ने इस दावे पर सवाल उठा दिया तो रामदेव के सहयोगी बालकृष्ण कहने लगे कि हम दवा बनाने वाली दवा प्लेसिबो कंट्रोल डबल ब्लाइंड क्लिनिकल ट्रायल किया। उसमें 3 दिन में 69%, 7 दिन में 100 के 100% पेशेंट नेगेटिव हो गए। उसका पूरा डेटा हमने आयुष मंत्रालय को दे दिया। उसके लिए जो भी रिसर्च के लिए अप्रूवल से लेने थे, CTRI के अप्रूवल से लेकर के, वो सारे के सारे अप्रूवल्स भी हमने आयुष मंत्रालय को सबमिट कर दिए। किसी देशद्रोही और आतंकवादी के खिलाफ FIR दर्ज होती है और कुछ सिरफिरे लोगों ने हेडलाइन चलानी शुरू कर दी। लोगों ने सोशल मीडिया में तो अपने अपने मालिक खुद हैं, खुद एडिटर हैं, खुद ही ओनर हैं और खुद ही सबसे बड़े ठेकेदार हैं सच के। स्वामी रामदेव जेल जाएंगे और एक आर्टिफिशियल जेल बना करके और उसके पीछे स्वामी रामदेव को बैठा दिया कि अब 7 दिन बाद स्वामी रामदेव सलाखों के पीछे जाने वाले हैं। अरे भाई, ऐसा क्या गुनाह कर दिया? वहीं रामदेव ने यह भी कहा कि अब कोरोनिल पूरे देश में बिना किसी रुकावट के बेची जाएगी।
उनकी दवा कंपनी का कहना है कि आयुष मंत्रालय को अब कोरोनिल पर कोई ऐतराज नहीं है। अपनी ये जो कोरोनिल किट है, ये जिसके अंदर 3 औषधियां हैं, ये अब आज से सारे देश में भेजनी शुरू कर दी है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, इस समय करोड़ों लोग ये कोरोनिल, ये श्वासारी अणु तेल ये लेना चाहते हैं। मैं आज उन सब को ये कहना चाहता हूं कि ये आपको आज से पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में बिना किसी कानूनन बाधा के उपलब्ध होगा। इसके ऊपर कोई कानूनन प्रतिबंध नहीं लगाया है। मैं आयुष मंत्रालय का, मोदी सरकार का भी अभिनंदन करता हूं कि तमाम विवादों और झंझावातों के बीच में भी चलो एक रास्ता निकल गया। कांग्रेस ने रामदेव के बार बार बदलते दावों पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि रामदेव पर क्रिमिनल केस होना चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि उन्होंने जो दवा बनाई है वो कोविड को क्योर करती है। अगर ऐसा नहीं है तो उनके खिलाफ क्रिमिनल केस चलना चाहिए, सरकार को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि प्रधानमंत्री उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, उनको बचाने की कोशिश करेंगे। खबरों में बढ़ते हैं आगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को उनका सरकारी बंगला खाली करना पड़ेगा। इसके लिए उन्हें 1 महीने का समय दिया गया है, यानी 1 अगस्त से पहले उन्हें अपने सरकारी बंगले को खाली करना होगा। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की तरफ से जारी एक आधिकारिक लेटर में प्रियंका गांधी को दिल्ली के लोधी रोड पर स्थित बंगले को खाली करने के लिए कहा गया है, क्योंकि उनके पास अब एसपीजी सुरक्षा नहीं है। प्रियंका गांधी को कहा गया है कि अगर वो 1 अगस्त तक इसे खाली नहीं करती हैं तो उन्हें जुर्माना देना होगा। प्रियंका गांधी को 35 लोधी एस्टेट वाला बंगला 21 फरवरी 1997 को आवंटित हुआ था। तब से लेकर अभी तक प्रियंका और उनका परिवार वहां रहता है। प्रियंका को ये बंगला एसपीजी सिक्योरिटी के कारण दिया गया था, लेकिन पिछले साल नवंबर में सरकार ने प्रियंका गांधी समेत पूरे गांधी परिवार का एसपीजी सिक्योरिटी कवर हटा लिया था और सरकार पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का एसपीजी कवर भी वापस ले चुकी है और अब एसपीजी के कमांडो केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में तैनात हैं। और वहीं नागालैंड को अगले 6 महीनों तक के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा कि केंद्र सरकार का मानना है कि पूरे नागालैंड में हालात इतने परेशान करने वाले और खतरनाक हैं कि आम जनमानस की मदद और सुरक्षा के लिए सशस्त्र बलों की सहायता की जरूरत है। गृह मंत्रालय ने कहा कि इन हालातों को देखते हुए सशस्त्र बल अधिनियम 1958 की धारा 3 में सुरक्षा बलों को जो शक्तियां दी गई है उनका इस्तेमाल किया जाएगा। इससे पहले नागालैंड के राज्यपाल आर.एन. रवि ने मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो को एक पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने राज्य में कानून व्यवस्था के हालात को लेकर चिंता जाहिर की थी। पत्र में उन्होंने कहा था कि आधा दर्जन सशस्त्र गिरोह राज्य सरकार की वैधता को चुनौती दे रहे हैं। सशस्त्र गिरोह जबरन वसूली रैकेट चला रहे हैं और लोगों के बीच डर फैला रहे हैं, जबकि राज्य प्रशासन उन पर लगाम लगाने में विफल रहा है। राज्यपाल ने यह पत्र, आपको बता दें, 16 जून को लिखा था। चलिए बुलेटिन में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं। चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी इंदौर।
For the details, contact 180030026072. स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. Bhabha University at Hoshangabad Road, Bhopal. Call 91650 25500. स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और कोरोना संकट काल में फ्रंट लाइन पर लड़ाई लड़ रहे डॉक्टरों से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने डॉक्टर्स डे पर बातचीत की। राहुल गांधी ने कोविड पर डॉक्टरों से अनुभव को जाना और संवाद के दौरान डॉक्टरों ने भेदभाव की बात भी उठाई। डॉक्टरों का कहना है कि निजी और सरकारी डॉक्टरों में भेदभाव किया जा रहा है। एक डॉक्टर ने बताया कि अभी तक कुछ को मुआवजा तक नहीं मिला है। क्या फर्क लगता है आपको? So when we are looking into the private sector, there are a lot of discriminations. Private nurses यही कह रहे राहुल जी, उनकी सैलरीज कट हो रहे। इस पैंडेमिक की सिचुएशन पे अगर उनकी फैमिलीज को वो कैसे देखभाल करेगा? अगर उनकी इस सिचुएशन में मुझे लग रहा है सरकार उनको मदद करना चाहिए और सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स उनकी पूरा सैलरीज देना चाहिए। राहुल जी, हमारे लिए 2 नर्सेस की डेथ हो चुकी है दिल्ली में। They were from South India. एक एक्सरे टेक्नीशियन टिल नाउ, अभी आज के दिन तक उनका जो कॉम्पेंसेशन जो दिल्ली सरकार ने बोला है 1 करोड़ रुपए, अभी तक उनको मिला नहीं। I'll write a letter and try and see if we can expedite that. और अब बात मध्य प्रदेश की, जहां गुरुवार को शिवराज कैबिनेट का विस्तार होगा। इस बात की जानकारी खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के शपथ ग्रहण और मिनी कैबिनेट बनने के बाद 71 दिन बाद गुरुवार को शिवराज कैबिनेट का पहला विस्तार होगा। पिछली बार 5 मंत्रियों वाली शिवराज कैबिनेट ने 21 अप्रैल को शपथ ली थी। इससे पहले 23 मार्च को शिवराज ने अकेले सीएम पद की शपथ ली थी। नई कैबिनेट में मंत्रियों के नामों को लेकर बीजेपी ने खींचातान की खबरें भी आ रही थी। कहा जा रहा है कि शिवराज कैबिनेट में कुछ वरिष्ठ विधायकों को लेना चाहते हैं जो उनकी पिछली सरकारों में भी मंत्री रहे हैं, लेकिन पार्टी संगठन नए चेहरों को मौका देना चाहती है। आज महामहिम राज्यपाल शपथ ग्रहण करेंगे, कल मंत्रिमंडल शपथ ले लेगा। वहीं मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट के विस्तार पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि इतिहास में पहली बार इतने समय बाद मंत्रिमंडल बनने जा रहा है और इसके क्या कारण थे और इसके क्या क्या परिणाम होंगे, ये आगे आने वाला समय बताएगा। पहली दफे देश के इतिहास में इतने समय बाद मंत्रिमंडल बनने जा रहा है। इसके क्या कारण थे और मंत्रिमंडल बनाने का क्या परिणाम होगा, मध्य प्रदेश के भविष्य के साथ किस प्रकार का खिलवाड़ होगा, ये आगे आने वाला समय बताएगा। बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले सूबे के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के 2 बयानों से सियासत गर्मा गई है। टीएस सिंहदेव ने कहा कि सभी बेरोजगार शिक्षा कर्मियों और युवाओं की पीड़ा से मैं बहुत दुखी और शर्मिंदा हूं। इसके बाद उन्होंने कहा कि किसानों के बोनस के बकाये की 2500 रुपए की राशि अगर अगली फसल तक नहीं मिल जाती तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। टीएस सिंहदेव के इन दोनों बयानों से सरकार की किरकिरी हो रही है। वहीं सूबे के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि हमें घोषणा पत्र को पूरा करने के लिए 5 साल मिले हैं, तो बीजेपी इसे लेकर सरकार पर हमलावर है। देखिए, टीएस सिंहदेव जी ने सच को स्वीकार किया है। प्रदेश में इस वक्त युवाओं की हताशा अपनी चरम सीमा को लांघ चुकी है, जिसके कारण पूरी सरकार शर्मिंदगी उठा रही है, लेकिन स्वीकार टीएस बाबा ने ही किया है। तो इसको लेकर के अब सच बोलने की सजा भी उनको दी जा रही है। आज कांग्रेस ने ये बयान जारी किया है कि उनके सरकार के प्रतिनिधि के रूप में केवल चौबे जी और अकबर जी ही बोलेंगे। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, उनको अब आधिकारिक बयान देने तक की अनुमति ये कांग्रेस सरकार नहीं दे रही है। निश्चित तौर पर इस सच बोलने की सजा दी गई। वहीं टीएस सिंहदेव के बयान को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम ने कहा कि सरकार के नंबर 2 के मंत्री अगर अल्टीमेटम दे रहे हैं तो सरकार में कहीं ना कहीं अंतर्कलह जाहिर हो रहा है। न केवल सारे मंत्रियों के अधिकार को छीन लिया, बल्कि जब मंत्री जिसे नंबर 2 कहा जाता है, जिसे नंबर 3 कहा जाता है, वो पूरे अधिकार जिसके छीन लिए जाते हैं तो बेचैनी और बढ़ जाती है। और आज जो बयान देखने को मिला है वो छत्तीसगढ़ के करोड़ों किसान की भावना की अभिव्यक्ति है
कांग्रेस के अंदर चल रही खलबली और बेचैनी की अभिव्यक्ति है और ये बताने के लिए पर्याप्त है ये स्टेटमेंट कि क्या चल रहा है अंदर ही अंदर। वहीं हरियाणा सरकार ने कोरोना महामारी के कारण करीब 6 महीने से बंद स्कूलों को खोलने की तारीख का ऐलान कर दिया है। हरियाणा में ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद स्कूल खोले जाएंगे। 26 जुलाई को गर्मियों की छुट्टी खत्म होगी, जिसके बाद 27 जुलाई से स्कूल खोलने का ऐलान किया गया है। हरियाणा शिक्षा विभाग ने नोटिस कर 27 से सभी स्कूलों को खोलने के निर्देश दिए हैं। बढ़ते आगे, कोयला खदानों के निजीकरण के विरोध में मध्य प्रदेश के सिंगरौली में मजदूर संगठनों ने 3 दिवसीय हड़ताल का ऐलान किया है। नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड की सभी कोयला खदानों के सभी मजदूर संगठनों ने निजीकरण के विरोध में 2 जुलाई से 4 जुलाई तक आंदोलन का ऐलान कर दिया है। इस हड़ताल में 5 यूनियन यानी कि बीएमएस, एटक, इंटैक, एचएमएस, सीटू शामिल होंगी। और हालांकि मजदूरों के ऐलान के बाद प्रशासन के हाथ पांव फूले हैं, उधर हड़ताल का असर सीधे बिजली संयंत्रों पर पड़ेगा। हम लोग भी इसका इस तरह से आंदोलन करेंगे कि एक छटाक कोयला और परिवहन एकदम नहीं होगा और देश का कोना कोना इससे भली भांति परिचित होगा कि कोल इंडिया के लोग अगर एक साथ एकजुट होकर के संघर्ष करते हैं तो दुनिया पूरे देश के कोने कोने में अंधेरा छा जाएगा और उनको हम सोचने पर मजबूर करेंगे। देश है और अल्टीमेटम दे दिया गया है कि यदि कोई संगठन पीछे हटता है या वो विफल होता है तो उसे तत्काल किसी भी श्रमिक संगठन में सदस्यता नहीं दी जाएगी और उसे बाहर कर दिया जाएगा। तो संगठन के ऊपर पूरी तरह से दबाव है और इस लड़ाई को आर पार की क्या प्रबंधन से आग्रह किए हैं। सर आप सेवा लीजिए, सेवा हम देंगे, निःशुल्क सेवा देंगे, आप हाजिरी हमारी न लें, हम सेवा देने के लिए तैयार। इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी, हम पूरी इमरजेंसी सेवा जारी रखने का प्रयास करेंगे। वहीं तमिलनाडु के नेवेली पावर प्लांट में हुए धमाके में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 17 लोग जख्मी हैं। कुछ और लोगों के घटनास्थल पर फंसे होने की आशंका भी जताई जा रही है। ये पावर प्लांट आपको बता दें चेन्नई से 180 किलोमीटर दूर कुड्डालोर के नेवेली में है। धमाका प्लांट के बॉयलर के स्टेज 2 में हुआ। नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड केंद्र सरकार की नवरत्न कंपनी है। सुबह करीब 10 बजे हुए इस हादसे की वजह का अब तक पता नहीं चल पाया है। चिंता की बात यह है कि इस प्लांट में पहले भी कई बार धमाके हो चुके हैं और इसी साल 7 मई को हुए धमाके में 2 लोगों की मौत हुई थी और 8 जख्मी हो गए थे, जबकि पिछले साल जून में हुए धमाके में 1 शख्स की मौत हो गई थी और 2 लोग घायल हुए थे। बार बार होने वाले इन धमाकों से सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार और पावर कंपनी का मैनेजमेंट इन हादसों से कोई सबक नहीं ले रहा। वहीं हादसे के बाद आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीसामी से बात की और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। शाह ने ट्वीट करके कहा कि तमिलनाडु के नेवेली बिजली संयंत्र में विस्फोट के कारण हुए जानमाल के नुकसान से मैं दुखी हूं। इस मामले में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीसामी से बात की और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। राहत कार्य के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की टीम घटनास्थल पर मौजूद है। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। चलिए बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी, अ वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, जहां स्टूडेंट्स को ये ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है कि वो जॉब क्रिएटर्स बन सके, न कि सिर्फ जॉब सीकर्स। सो जॉइन NIRF ranked university and become CEO of your company. At RKDF University, we focus on all-round development of a student. Courses offering BA, BCom, MA, MCom, BBA, MBA, BSW, MSW, B.Ed, D.Ed, M.Ed. Visit RKDF University at Gandhinagar, Bhopal or call on toll-free number 1800-2700-320. स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने चीन की कंपनी टिकटॉक की पैरवी करने से इनकार कर दिया है। सिंघवी ने कहा कि मैंने 1 साल पहले टिकटॉक के लिए एक केस लड़ा था और सुप्रीम कोर्ट में जीत भी हासिल की थी, लेकिन अब मैं उसका केस नहीं लड़ूंगा। वहीं लोकपाल को पिछले 1 साल में 1427 शिकायतें मिली हैं, जिसमें से 1300 से अधिक के मामलों का निपटारा कर दिया गया है। ये जानकारी लोकपाल ने RTI याचिका के जवाब में दी है। साथ ही लोकपाल ने अपने जवाब में कहा है कि 14 फरवरी के बाद से लोकपाल का कार्यालय दिल्ली में वसंत कुंज इलाके में स्थित एक इमारत में शिफ्ट कर दिया गया है। इससे पहले ये एक 5 सितारा होटल से काम कर रहा था और करीब 50 लाख रुपए का मासिक किराया दे रहा था। आपको बता दें कि पिनाकी चंद्र घोष देश के पहले लोकायुक्त हैं
लोकपाल के एक सदस्य न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी का मई में कोरोना से निधन हो गया था, जबकि दिलीप बी भोसले ने इस साल जनवरी में पद से इस्तीफा दे दिया था। नियमों के अनुसार लोकपाल समिति में एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य का प्रावधान है। ऐसे में अभी 6 सदस्य ही मौजूद हैं। लोकपाल उच्च सरकारी पदों पर आसीन व्यक्तियों के भ्रष्टाचार की शिकायतें सुनने एवं उन पर कार्रवाई करने वाला सर्वोच्च निकाय है। वहीं अनलॉक 1 के बाद जून महीने में देश की बेरोजगारी दर में गिरावट आई है। अनलॉक 1 के दौरान देश में बेरोजगारी दर 10.99% रही, वहीं जबकि मई में बेरोजगारी दर 23.48% थी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों में जून में बेरोजगारी दर का खुलासा हुआ है। अनलॉक 1 के दौरान शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी दर 12.02% और ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी दर 10.52% रही। आंकड़ों के मुताबिक जून महीने के दौरान सबसे ज्यादा 33.6% बेरोजगारी हरियाणा में रही। इसके बाद त्रिपुरा में 21.3% और झारखंड में 21% बेरोजगारी रही। CMIE के मुताबिक जून में देश में कुल 37.3 करोड़ लोग रोजगार में थे और इस तरह जून में रोजगार की दर 35.9% थी। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर में कमी की वजह मनरेगा को बताया गया है। मनरेगा पर सरकारी खर्च बढ़ने और खरीफ की बुआई में लोगों को काम मिलने से ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी दर घटी है। बढ़ते आगे, केंद्र सरकार के जीएसटी कलेक्शन में काफी इजाफा हुआ है। सरकार ने जून में जीएसटी से 90,917 करोड़ रुपए एकत्र किए हैं, जबकि मई में यह आंकड़ा 62,009 करोड़ रुपए और अप्रैल में 32,294 करोड़ रुपए था। सरकार ने जून में जो 90,917 करोड़ रुपए की जीएसटी एकत्रित की है, उसमें सीजीएसटी 18,980 करोड़ रुपए, एसजीएसटी 23,970 करोड़ रुपए, आईजीएसटी 40,302 करोड़ रुपए है, जबकि उपकर 7,665 करोड़ रुपए है। सरकार ने जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा में राहत दी है। जून 2020 के दौरान अप्रैल, मार्च और यहां तक कि फरवरी के रिटर्न भी दाखिल किए गए हैं। चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।